हेलो। आप लोगों को आवाज आ रही है? अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम है चैट पे बता दो। अभी हम वेट करते हैं जब पार्टिसिपेंट 40 के करीब हो जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास। बाकी तब तक आप बता दीजिए इन केस अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है आवाज? ठीक है, चलिए आवाज क्लियर है। असाइनमेंट जो था उसमें से जो भी डाउट्स है यार वो लिख दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जहाँ तक मैंने देखा है कुछ लोगों को 11 में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं पहले, फिर 12 करते हैं, फिर 11। ठीक है, 11 और 12 करते हैं। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ पहले तो असाइनमेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, है ना? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिराइविंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYSD और CTT बार्स बाय प्रूफ स्ट्रेस मेथड। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है उसका। ठीक है, ये आपका HYSD बार का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, ये स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन आपका एक्स एक्सिस में, स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस में। ठीक है, देखो माइल स्टील का कर्व ऐसा होता है, ऐसे जाता है, फिर यील्ड पॉइंट आता है, फिर अल्टीमेट ये। ठीक है, ये आपका माइल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। ठीक है, इसमें देखोगे आप एक किंक है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पर क्लियरली हमें इसका यील्ड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये यील्ड स्ट्रेस हो गया। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस हो गया ये। ठीक है ना? अब देखो HYSD या फिर कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स में क्या होता है, हम यहाँ तक जाते हैं फिर हम वापस आते हैं। ठीक है, डी स्ट्रेसिंग होता है, डी स्ट्रेसिंग। ठीक है, स्ट्रेस को हटाते हैं और फिर हम स्ट्रेस को फिर स्ट्रेस करते हैं उसको, और फिर ऐसा कर्व आ जाता है हमारा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि तो ये है ना यील्ड पॉइंट, ये हमारा यील्ड प्लेट्यू है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यील्ड प्लेट्यू। यहाँ पर क्या होता है, आपका स्ट्रेन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा और स्ट्रेस नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इस यील्ड प्लेट्यू को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ तक ले जाते हैं, उसको डी स्ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से यहीं से स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऐसा कुछ कर्व बनता है HYSD बार का। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो फिर से बनाता हूँ मैं। अब HYSD बार के लिए बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, HYSD बार का यील्ड कर्व कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बनाया है, IS कोड, अगर आपको IS कोड में देखना है तो मैं आपको IS कोड में दिखाता हूँ कि इसका यील्ड प्लेट्यू कैसा होता है। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से IS कोड दिख रहा है। ठीक है, तो HYSD का ये देखो, ये होता है, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है, ये होता है HYSD का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है ना? देखो यहाँ पर जैसे आपका माइल स्टील में आप देखोगे, देखो यहाँ पर आपको डेफिनेट यील्ड पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक्चुअली ये कर्व ऐसे जाके फिर ऐसे होता है, बट इसको सिंप्लीफाई करके IS कोड ने ऐसा बनाया है। ठीक है ना? ये आपका माइल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, माइल स्टील का। ठीक है, ये आपका पेज नंबर है, ये देखो पेज नंबर 70 है यार। ठीक है, आपका पेज नंबर 70 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेफिनेट यील्ड पॉइंट आ गया, तो यहाँ से हमें F5 की वैल्यू मिल गई क्लियरली। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखेंगे HYSD का। तो HYSD का देखो यार, HYSD का कोई भी डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं है। डेफिनेट यील्ड पॉइंट मतलब जब कोई एक प्रोनाउंस्ड उसमें डिफरेंस आई कर्व में, जैसे यहाँ पर ये माइल्ड कर्व है तो यहाँ पर हमें एक किंक मिलता है। ठीक है, तो ये क्लियर है काफी कि यहाँ पर हमारा Fy है। ठीक है,
क्योंकि इसके बाद देखो स्ट्रेन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो ये यील्ड पॉइंट है, यील्डिंग होने के बाद उसकी स्ट्रेन बहुत तेज तेज बढ़ रही है, ठीक है ना। बट अगर आप ये कर्व देखोगे, ये कर्व काफी जनरल सा है, जनरल सा मतलब काफी आराम से बढ़ रहा है और कोई इसमें यील्ड पॉइंट नहीं है, कोई यील्ड पॉइंट नहीं है, और स्ट्रेन का जो रेट है वो कहीं भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट हमारे पास, डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने इस ट्रेन को, ये देखो 0.002 0.002 या फिर 0.2% स्ट्रेन, ठीक है। 0.2% स्ट्रेन को हमने लैब में मान लिया कि हाँ भाई इतना जब स्ट्रेन हो जाएगा ना स्टील, तो जो बीम में डिफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो बीम है वो उतना सर्विसेबल नहीं रह जाएगा क्योंकि वो काफी डिफॉर्म हो जाएगा। तो यार टेढ़े मेढ़े बीम पे तो कोई खड़ा नहीं होना चाहेगा ना। तो लैब में हमने देखा कि ये 0.002 स्ट्रेन जो है इसको हम मान लेते हैं वो स्ट्रेन जहां पर वो यील्ड कर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट में अगर देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इसका मतलब क्या है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। जैसे आपका हुक्स लॉ होता है, ठीक है। तो आपका जो ये है इसके पैरेलल, इस ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे तो कहां से शुरू होगा, 0.002 स्ट्रेन से, ठीक है। और वो जहां पर इस कर्व को कट करेगा, जहां पर इस कर्व को वो कट करेगा वो आपका एफ वाई होगा। एफ वाई क्या होगा आपका, यील्ड पॉइंट, ठीक है। जहां पर कट किया वहां से आप स्ट्रेट लाइन ले गए, कौन से एक्सिस पे, स्ट्रेस वाले एक्सिस पे, स्ट्रेस वाले एक्सिस पे ले गए। तो जहां पर उसने कट किया उस एक्सिस को, उसको हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट। इसलिए एच वाई एस डी में ऐसे इनडायरेक्टली हम उसका यील्ड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर उसका स्ट्रेन कितना होगा, 0.002 स्ट्रेन तो है ही, प्लस जो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप ES होगा ना, क्योंकि ES क्या होता है, सिग्मा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। तो ES बाई सॉरी 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 एक मिनट, हाँ ये क्या होगा, FY बाई ES, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रेन होगा इसका, बाद में इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं तो वो 0.87 FY बाई ES हो जाता है, तो वो हम LSM में समझेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो डाउट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में था किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलो सब लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ आर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ माई स्टील HYSD पास डिफरेंट। ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना। ये तो आपको मैंने IS कोड में भी दिखा दिया, तो वहां से समझ गए हो आप। ये आपका HYSD का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये आपका माई स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डाउट कौन से क्वेश्चन में था बच्चों को, 15 में, 5 more FOS is applied for concrete and that for steel। देखो कंक्रीट क्या होता है ना, कंक्रीट आपका फील्ड में बनता है, कंक्रीट आपका फील्ड में बनता है, ठीक है। और जो स्टील होता है वो आपका फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज में क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है तो क्वालिटी कंट्रोल बेटर है, क्वालिटी कंट्रोल आपका बेटर है। तो क्वालिटी कंट्रोल बेटर है इसलिए हम स्टील पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं वो कम लगाते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम लगाते हैं, WSM में कितना था, 1.78, ठीक है। और कंक्रीट जो होता है ना वो जनरली आपका फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड के बाद आपका बैचिंग प्लांट होता है वहां पर बनाते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो उसमें कम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, FOS हमारा इसमें हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। FOS कितने का यूज करते हैं, 3 का यूज करते हैं बेंडिंग कंप्रेशन में, और 4 का यूज करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन में। डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब आपका कॉलम्स में, ठीक है ना, कॉलम्स में, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, लिमिट स्टेट मेथड इज एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड। देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या था, आपके कंक्रीट के लिए FOS 3 यूज किया, कंक्रीट के स्ट्रेस के लिए, आपके स्टील के स्ट्रेस के लिए 1.78 यूज किया FOS, ठीक है। पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लोड के लिए, लोड्स के लिए कोई FOS नहीं था,
ठीक है, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं था। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या था, आपके स्टील के लिए इनने 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया, नहीं कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के स्ट्रेस के लिए 1.5 का एफओएस यूज किया, ठीक है, और स्टील के लिए 1 का एफओएस यूज किया, ठीक है, ठीक है, और इनने लोड्स के लिए भी एफओएस यूज किए थे, ठीक है, लोड्स के लिए भी एफओएस इसमें था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसे डब्ल्यूएसएम का ये वाली चीज हटा दी, स्टील को बोला कि पूरा एफयू तक ले जाओ, पूरा अल्टीमेट स्ट्रेस तक ले जाओ, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड मेथड में ये डिफरेंस था। तो पर लिमिट स्टेट मेथड में क्या है, हम लोग कंक्रीट के स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस पे भी एफओएस लगाते हैं, ठीक है। कंक्रीट के लिए आपका होता है 1.5, स्टील के लिए आपका होता है 1.15, तो स्ट्रेस पे भी एफओएस लगाया हमने, है ना। और लोड के भी हम एफओएस लगाते हैं, ठीक है। लाइव लोड के लिए आपका 1.5, डेड लोड के लिए 1.5, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, इस लिमिट स्टेट मेथड ने ये वाला जो कंक्रीट और स्टील पे जो एफओएस लगाया है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, डब्ल्यूएसएम से, ठीक है। और जो लोड पे एफओएस लगाया है वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यूएलएम से, है ना। ये कॉम्बिनेशन हो गया ना डब्ल्यूएसएम का और यूएलएम का, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए सारे डाउट्स, ठीक है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बाकी किसी ने मुझसे पूछा था ग्रुप पे यार कि डब्ल्यूएसएम की वीडियोस अपलोडेड नहीं है लेक्चर 3 के, तो यार देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पर अपलोडेड है वो, ठीक है। वो अपलोडेड थे यार ग्रुप में, आपने ढूंढा नहीं ठीक से, ठीक है। बाकी आपके लिए फिर से मैंने वो अपलोड कर दिया था ताकि आप ढूंढ लो उसको, ठीक है। मैं आपको शेयर स्क्रीन करके दिखा देता हूँ, देखो। एक तो देखो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। और एक देखो ऑलरेडी अपलोडेड था ये बहुत पहले, आपने देखा नहीं, ठीक है ना। ठीक है, देखो ऑलरेडी अपलोडेड था वीडियो से डब्ल्यूएसएम, अगस्त 27 को अपलोडेड था ये, ठीक है ना। चलिए, हाँ यार राहुल, मैं धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ यार, काफी असाइनमेंट्स हैं, 85 असाइनमेंट सेट हो गए, तो मैं धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ, दिन में अराउंड 15-20 असाइनमेंट चेक करके मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी ठीक है, तो बाकी डाउट वगैरह तो क्लियर कर ही रहे हैं यहाँ पे, असाइनमेंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ठीक है। और हमारा डब्ल्यूएसएम हो गया है, डब्ल्यूएसएम के पीछे के चैप्टर्स में काफी क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स के एमसीक्यूज भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, वो सारे सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन है वो करिए, और उसके सिवा अगर मुझे कोई और क्वेश्चन आता है तो मैं डब्ल्यूएसएम का एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, वरना आप लोग ट्राई कीजिए कि जो वो क्वेश्चंस हैं उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक करना है वो आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन तक करना है न्यूमेरिकल में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन तक करना है, और थ्योरी में आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन तक करना है, ठीक है। शेयर एंड बॉन्ड के क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, शेयर एंड बॉन्ड हम लोग एलएसएम में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आज एलएसएम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एलएसएम। बाकी कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए यार, 68 हो गए, काफी बच्चे हो गए, ठीक है ना। चलिए मैं न्यूज शेयर करता हूँ। तो चलिए आज हम क्लास 6 है हमारा, एक मिनट किसी को, ठीक है मोहम्मद आरिफ, मैं असाइनमेंट ही दे दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस बुक में है कुछ क्वेश्चंस उसके होंगे, कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट उसमें ऐड कर दूंगा और असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स आएंगे यार वो मैं आपको स्लाइड खत्म होने की बाद ही समझाऊंगा, ठीक है, वरना डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, ठीक है। चलिए, चैप्टर 3, इंट्रोडक्शन टू एलएसएम। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, इसमें क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं, वो किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये क्यों बेटर होता है, ये सब तो मैंने देखो आपको क्लास 1 में ही बता दिया था, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन डन इन क्लास 1 एंड 2, तो ये फिर से करने की जरूरत नहीं है, जिसको भी डाउट है वो क्लास 1 एंड 2 देख लेना, और बाकी वैसे भी हम इतना डिस्कस करेंगे एलएसएम यहाँ पर, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट स्टेट की क्या कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन,
ठीक है। डिजाइन वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस, देखो मटेरियल पे फैक्टर सेफ्टी लगा रहे हैं तो कहाँ से आया है, डब्ल्यूएसएम से, ठीक है ना। और डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड, लोड एफओएस, कॉन्सेप्ट ऑफ यूएलएम, ठीक है। ये सब तो मैंने समझाया था आपको, ठीक है। चलिए, तो इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, द एम ऑफ दिस मेथड इज दैट द स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू विथस्टैंड सेफ्टी all the load that are liable to act on it throughout its life, and it should also satisfy serviceability requirements of limiting deflection and cracking। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो है सेफली ऑल द लोड्स, ठीक है। तो अगर सेफ्टी चाहिए तो इसलिए लोड पे हम लगाते हैं एफओएस, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चाहे समझ लो कि अगर आपका 100 किलो न्यूटन का लोड आप मान रहे हो कि इतना लोड आएगा, तो हम डिजाइन करेंगे 150 किलो न्यूटन का, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर लोड बढ़ भी जाए तो वो उसको भी झेल ले, ठीक है ना। तो सेफ should be able to withstand safely all the loads, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हो गया, ठीक है। क्या होता है वो बता दूंगा आपको, बट मैं बस यहाँ पर सिर्फ इस पैराग्राफ का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इट शुड आल्सो सेटिस्फाई सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है, आपका बीम जरा डिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है, आपका बीम ज्यादा वाइब्रेट ना करे, ठीक है ना। तो इन सबको ध्यान रखने के लिए हमारा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। आपका एलएसएम क्या होता है, आपका एलएसएम दो लिमिट स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब लोड को झेल ले वो, और सर्विसिबिलिटी मतलब लोड को झेलते हुए उसमें डिफॉर्मेशंस भी ना हो, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मैं हटाता हूँ सारे ड्राइंग्स को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ठीक है। लिमिट स्टेट इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, ठीक है। सेफ्टी मतलब लोड, सर्विसिबिलिटी मतलब डिफॉर्मेशंस, वाइब्रेशन एक्सेट्रा, रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट स्टेट आर एज फॉलोज। सबसे पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपका शियर आता है, फ्लेक्चर आता है, बेंडिंग आता है, टॉर्जन आता है, ये सब आता है। तो कौन से लिमिट स्टेट्स हो गए इसमें, देखते हैं, ठीक है। आवाज क्रैक हो रही है क्या, और लोग बताओ यार, अगर आवाज क्रैक हो रही है तो बताओ, चैट पे बताओ सब लोग, आवाज क्रैक हो रही है। एक मिनट, हाँ, देखो यार राहुल को तो आवाज ठीक से आ रही है। आवाज क्लियर ही आ रही है यार, देखो बीच बीच में थोड़ा सा हो रहा है क्या, एक मिनट रुको, हाँ, मैं एक काम करता हूँ, अपना माइक्रोफोन बदल के देख। हेलो, अब आ रही है आवाज, आवाज में कोई डिफरेंस आई है अब वॉइस क्लियर आ रही है कि पहले अच्छी आ रही थी, वॉइस क्लियर आ रही है अब, कम आ रही है, अब बेकार है, अच्छा अच्छा बहुत कम हो गया। एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ, अब बताओ, अब वॉइस ठीक आ रही है? अब ठीक है, चलो ठीक है यार, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आ रही है अपना एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लो, बाकी वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है। तो आप देख लेना कि देखो 19 मिनट्स का आपको आई है प्रॉब्लम, तो आप देख लेना उसमें, ठीक है ना। चलिए इतना आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट स्टेट में दो लिमिट स्टेट होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब आपके लोड्स के लिए, ठीक है, बेंडिंग, फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन, इन सबकी डिजाइनिंग सीखेंगे हम इसमें। और सर्विसिबिलिटी आपका सिर्फ चेक होता है, ठीक है, इसके लिए डिजाइनिंग नहीं होती है, सिर्फ चेक होता है कि आपका जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है L/D रेशियो। वो क्या होता है, क्या चेक करते हैं, आगे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में उसमें उसके सब लिमिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। दिस लिमिट स्टेट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ लिमिट। स्ट्रेंथ लिमिट क्यों, क्योंकि हम जो हमारा जो बीम होता है ना, उसका जो स्ट्रेंथ होता है, हम इसी के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। किसके लिए डिजाइन करते हैं, बेंडिंग के लिए, शियर के लिए, इसके लिए डिजाइन करते हैं। तो इसलिए स्ट्रेंथ लिमिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिजाइन इसके लिए करते हैं, as it corresponds to the maximum load carrying capacity, that is the safety requirements of structure, ठीक है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। सेफ्टी किसके अगेंस्ट, लोड्स के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, लोड्स के अगेंस्ट सेफ्टी। और कैसे इंश्योर करते हैं हम,
FOS से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हम लोड्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट होता है एंड इट करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, सेफ्टी, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब स्ट्रेंथ, लोड कैरिंग कैपेसिटी, सेफ्टी, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, आपको इससे आपको हमेशा याद आएगा, ठीक है। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज असेस्ड फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ होल और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। या तो कॉलम, बीम, स्लैब सब एक साथ हम उनको फेल करेंगे, या तो हम सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ लेंगे, जैसे बीम का फेलियर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का आपको बनाना है, ठीक है। एज पर लिमिट स्टेट रेसिस्टेंस टू बेंडिंग, ठीक है। सबसे पहला है बेंडिंग, शियर, टॉर्जन, एक्सियल लोड, ठीक है। बेंडिंग मतलब बेंडिंग मोमेंट जो हम करते थे, ठीक है। शियर मतलब, ठीक है। टॉर्जन और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है बाद में समझेंगे, ठीक है। एट एवरी सेक्शन shall not be less than that produced by the most unfavorable combination। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन। हम जो भी लोड यूज करते हैं ना उसमें कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे हमने अगर डेड लोड और लाइव लोड कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम लोड देता है, हम उसके लिए हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू LSM पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, ठीक है। मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। क्योंकि जब आगे जाके मैं आपको लोड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें हमें समझ में आएगा कि ये मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। चलिए, द फॉलोइंग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आर कंसिडर्ड इन डिजाइन, ठीक है। बेंडिंग, कंप्रेशन, शियर, टॉर्जन, ठीक है। सबसे पहले हम बेंडिंग पढ़ेंगे, फिर शियर पढ़ेंगे, फिर टॉर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम रिपीट थर्ड पॉइंट, ठीक है। As per this limit state, the resistance to bending, shear, torsion and axial load at every section, ठीक है। every section मतलब उसका बीम भी हम उसी के लिए डिजाइन करेंगे, हम स्लैब भी डिजाइन करेंगे, कॉलम भी डिजाइन करेंगे, ठीक है। shall not be less than that produced by the most unfavorable combination, ठीक है। most unfavorable combination, हम लोड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। उस लोड कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज्यादा हमें लोड देगा, ठीक है। जैसे हमारा डेड लोड 5 किलो न्यूटन है, लाइव लोड 10 किलो न्यूटन है और अर्थक्वेक लोड 15 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो हम डेड लोड और लाइव लोड कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर हम डेड लोड और अर्थक्वेक लोड कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम 3-4 कॉम्बिनेशन लेंगे और जो कॉम्बिनेशन हमें सबसे ज्यादा लोड का वैल्यू देगा हम उसके लिए बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है शैल नॉट बी लेस देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, ठीक है। चलिए, तो और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपके 4 सब लिमिट्स होते हैं, ठीक है। फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, कंप्रेशन, ठीक है, शियर और टॉर्जन, ठीक है। ये क्या क्या होता है जब हम डिजाइन करेंगे आगे जाके तो आपको पता लगेगा, ठीक है। हाँ, शियर एंड बॉन्ड LSM में ही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए, ये ठीक है। चलिए, अब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी मतलब वो बिल्डिंग सर्विसेबल होना चाहिए। देखो, कोई बंदा जाता है, इसको ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग फेल हो रहा है कि नहीं, उसको ये चाहिए कि यार अगर मैं चल रहा हूँ तो फ्लोर सीधा होना चाहिए, कॉलम टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए और बीम डिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए नीचे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी आप बीम देखोगे, अगर आप ऐसा बीम देखते हो बिल्कुल सीधा तो आप उस पर चल लोगे, है ना। और अगर ऐसा बीम है तो आप थोड़े असमंजस में आ जाओगे कि इस पे चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका डिफ्लेक्ट हो गया है इतना, ठीक है। डेल्टा डेल्टा डिफ्लेक्शन हो गया है। तो ये डिफ्लेक्शन हो गया है इसलिए ये भले ही फेल नहीं हुआ है, भले ये फेल ना हुआ हो, बट ये अब सर्विसेबल नहीं है, ठीक है। सर्विसेबल मतलब सर्विसेबल की कुछ लिमिट्स होते हैं, ठीक है। कि डिफ्लेक्शन आपका L/350 या L/300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन इतना नहीं होना चाहिए कि हमें वो दिख रहा हो, ठीक है। इसलिए हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी यहाँ देखते हैं, ठीक है। कि हमने हमने लोड के लिए डिजाइन कर दिया,
बट उसका जो डिफॉर्मेशंस है उसके डिफॉर्मेशंस को भी हमें नजर में रखना है, ठीक है, डिफॉर्मेशंस को हमें कम रखना है ताकि वो सर्विसेबल रहे और बंदे उस बिल्डिंग को यूज करें, ठीक है ना, बिना किसी डर के, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेड सर्विसिबिलिटी होता है, ठीक है। अ स्ट्रक्चर इज ऑफ नो यूज इफ इट इज नॉट सर्विसेबल। नॉट सर्विसेबल मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया बीम में, ठीक है, ज्यादा आपके कॉलम टेढ़े मेढ़े हो गए, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर भले ही फेल नहीं हुआ है बट पीपल वुड नॉट यूज दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। अ स्ट्रक्चर विच हैज नॉट फेल्ड बट इज नॉट सर्विसेबल इज ऑल्सो ऑफ नो यूज, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर फेल ना हो इसके लिए तो बना दिया पर आपको सर्विस आपका बिल्डिंग सर्विसेबल नहीं है क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा हो गए उसमें, ठीक है। इसलिए लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, ठीक है। चलिए, it ensures that the satisfactory performance of the structure is available at the working load। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग लोड, ठीक है। सर्विसिबिलिटी में हम एफओएस नहीं लगाते, ठीक है, लोड्स पे एफओएस नहीं लगाते हम सर्विसिबिलिटी पे, ठीक है। सर्विसेबल कंडीशन हमेशा हम वर्किंग लोड्स पे देखते हैं, वर्किंग लोड्स पे, ठीक है ना। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो था हम किस पे देखते थे, फैक्टर्ड लोड्स पे, ठीक है, फैक्टर्ड लोड्स पे। फैक्टर मतलब उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लगाया है, ठीक है। बट सर्विसिबिलिटी जो होता है, जब भी सर्विसिबिलिटी चेक करेंगे, क्या चेक करते हैं वो आगे जाए क्वेश्चन में पता लगेगा। सर्विसिबिलिटी में हम एफओएस नहीं यूज करते, ठीक है, हम वर्किंग लोड पे यूज करते हैं। अगर 100 किलोमीटर का लोड आना है तो हम सर्विसिबिलिटी 100 किलोमीटर पे ही देखेंगे, बट कोलैप्स पे हम उसमें एफओएस लगाएंगे और 150 किलोमीटर पे देखेंगे, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक थ्योरी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी जो है ये आपका डब्ल्यूएसएम से डिराइव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में आप पे लोड्स पे एफओएस नहीं था, है ना, लोड्स पे एफओएस नहीं था, इसलिए इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक थ्योरी। हमने वर्किंग स्ट्रेस में इलास्टिक थ्योरी यूज किया था, आप लोग को याद होगा, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिल्कुल लीनियर था, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा था, ठीक है, ठीक है। on the basis of elastic theory or working stress method because deformation is of significant under working load and not at collapse, ठीक है। कोलैप्स हो गया तो हमें क्या मतलब डिफॉर्मेशन से, वो बिल्डिंग तो वैसे भी यूज नहीं होनी, बट अगर वर्किंग लोड में हम बिल्डिंग को यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो, एक मिनट, हाँ, जिनके भी वीडियोस ऑन है ना यार, वो वीडियोस ऑफ कर देना प्लीज, ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बीच में, ठीक है ना। चलिए, तो कोलैप्स पे तो हमें डिफॉर्मेशन से मतलब नहीं है, कोलैप्स पे तो बस ये देखना है कि हमारा फेल तो नहीं हो गया कहीं, ठीक है। बट वर्किंग लोड में तो हमें ये देखना है कि यार डिफॉर्मेशन जो है ना हमारे, डिफॉर्मेशन इतने ना हो कि बंदे घबराए बिल्डिंग को यूज करने से, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन नहीं होने चाहिए। इसलिए हम वर्किंग लोड में डिफॉर्मेशन चेक करते हैं और कोलैप्स हम चेक करते हैं फैक्टर्ड लोड पे, ठीक है। चलिए, कोलैप्स का मतलब ये कि बंदे बस बच के निकल जाए, ठीक है, और सर्विसिबिलिटी इसलिए है कि बंदे उसको यूज कर ले आराम से बिना किसी डर के, ठीक है ना। चलिए, लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी हैज द फॉलोइंग लिमिट स्टेट्स, ठीक है। लिमिट स्टेट डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये 3 लिमिट स्टेट होते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन का, क्रैकिंग का, वाइब्रेशन का, ठीक है। द स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन व्हाइल कंसीडरिंग ऑल लिमिट स्टेट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट क्रिटिकल लिमिट स्टेट एंड देन चेक फॉर ऑल अदर लिमिट स्टेट्स। मतलब क्या है इसका, जैसे क्या हो गया, हम लोग एक चीज डिजाइन करते हैं, वो इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ आपका बेंडिंग के हिसाब से कुछ और आया, ठीक है, आपने बेंडिंग के लिए डिजाइन किया तो कुछ और आया, ठीक है, शेयर के लिए डिजाइन किया तो कुछ और आया, ठीक है। तो इसके बीच में जिसमें डी का वैल्यू सबसे ज्यादा आया है, ठीक है, उस डी को हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे समझ लो बेंडिंग के लिए आपका डी आया है कुछ, ठीक है, D1, और शेयर के लिए आया है आपका D2, ठीक है। तो अगर D1 इज ग्रेटर देन D2 तो हम D1 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और शेयर के लिए सिर्फ चेक करेंगे। इस केस में हम बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे और शेयर के लिए सिर्फ चेक करेंगे, ठीक है। जो भी केस क्रिटिकल है, बेंडिंग क्रिटिकल है या शेयर क्रिटिकल है आपका, उसके हिसाब से हम, अगर बेंडिंग क्रिटिकल है तो बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे, शेयर के लिए चेक करेंगे, और अगर शेयर क्रिटिकल है तो शेयर के लिए डिजाइन करेंगे, बेंडिंग के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। तो वो आगे जाके हमें पता लगेगा कब कौन
कौन से कंडीशंस में कौन सा लिमिट स्टेट क्रिटिकल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के डिफरेंसेस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी which assumes that concrete and steel are elastic and stress strain curve is linear for both। ठीक है ना, इसमें stress is directly proportional to strain। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक थ्योरी। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी, मतलब आपका जो कंक्रीट है वो ब्रिटल होता है। ठीक है ना, कंक्रीट में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कंक्रीट में, है ना, कि कंक्रीट का बिहेवियर जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बहुत ही कम स्ट्रेन तक होता है। ठीक है, ठीक है, उस तो इसलिए उसका जो एक्चुअल बिहेवियर है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है, फॉर कंक्रीट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर। ठीक है, कैसा होता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेन होता है और ये आपका स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये आपका ऐसा कर्व होता है। ठीक है, कि कैसे होता है वो हम बाकी आगे आगे जाके समझेंगे, पर अभी के लिए आपको ये ध्यान रहे कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट जो हम लिमिट स्टेट मेथड में यूज करते हैं वो नॉन लीनियर होता है, क्योंकि हम यहाँ पर उसका एक्चुअल बिहेवियर जो है वो देखते हैं। ठीक है, WSM ने क्या माना था, इलास्टिक माना था। ठीक है, उसको इलास्टिक माना था। ठीक है ना, चलिए in this method a factor of safety are applied to the yield stresses to get permissible stresses। ठीक है, आपका जैसे Fy है, ठीक है, स्टील का उसमें 1.787 में डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया परमिसिबल स्ट्रेसेस। ठीक है, और इस, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट मेथड में क्या यूज करते हैं, इन दिस मेथड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स अप्लाइड टू गेट डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं Fy अपॉन 1.15। ठीक है, देखिए दोनों यहाँ पर 1.78 है, यहाँ 1.15 है, ये दोनों ही एक टाइप के फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ऑन मटेरियल्स। ठीक है, ऑन मटेरियल स्ट्रेसेस। ठीक है, बट यहाँ LSM में इस सेम चीज को हम बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल क्यों, क्योंकि एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट कौन सा है जो हम लोड पे FOS लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर हमारे FOS का एक सिस्टम बनता है LSM में, इसलिए इसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और WSM में तो सिर्फ स्ट्रेस पे लगाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसलिए यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा FOS हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस पे लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा FOS दो चीज में बढ़ गया है, एक तो हम लगा रहे हैं स्ट्रेसेस पे, ठीक है, और दूसरा FOS लगा रहे हैं हम लोड्स पे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल। ठीक है, एक पार्ट है ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेस पे लगाते हैं। ठीक है, लोड पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते, इसलिए इस पे जो हम स्ट्रेसेस पे जो FOS यूज करते हैं उसको सीधा हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके पहले हम कोई पार्शियल जैसा टर्म यूज नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज करते हैं स्टील और कंक्रीट का। ठीक है ना, यहाँ पर हम देखो स्टील क्या है, स्टील का कर्व देखा है ना आपने, जैसे आपका माई स्टील का कर्व है, आपका ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट जो है ये आप देख रहे हो ना, ये वाले पार्ट में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये कैसा बिहेवियर है आपका, लीनियर बिहेवियर है। ठीक है ना, लीनियर बिहेवियर। तो आपका जो WSM होता है वो स्ट्रेस पे इतना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाता है कि आपका जो स्टील में स्ट्रेस है वो कभी इससे ज्यादा आगे ना बढ़े। ठीक है, ताकि लीनियर बिहेवियर ऑफ स्टील मेंटेन हो सके। ठीक है ना, पर आपका जो लिमिट स्टेट मेथड है वो इससे भी आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, इससे भी आगे का, क्योंकि यहाँ पर 1.78 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया है। ठीक है, और स्टील में हम LSM में 1.15 कम है ना, तो हम ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाते हैं उसको, ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो लीनियर नहीं रह जाएगा, फिर तो स्ट्रेस स्ट्रेन का उसका लीनियर नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, हम बेसिकली उसका जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो एक्चुअली में उसका होता है ज्यादा स्ट्रेसेस में, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ ये तो हम WSM में यूज कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर इससे भी ज्यादा स्ट्रेस तक हम ले जाते हैं LSM में। ठीक है ना, आप आगे जाके समझेंगे, अभी आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। हम आगे जाके जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे LSM का, तब आपको पता लगेगा कि कैसे ये WSM से डिफरेंट है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड्स के लिए नहीं यूज होते हैं, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखो डिजाइन लोड्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग पार्शियल, देखो यहाँ भी पार्शियल है। ठीक है ना, पार्शियल क्यों? क्योंकि ये हमारे एफओएस का जो एफओएस सिस्टम का क्या है, पार्ट 2 है ना, तो ये पार्शियल है। ठीक है, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ एफओएस। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स ऑफ लोड टू द वर्किंग लोड। ठीक है, यहाँ पे लोड्स पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, यहाँ पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड्स पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिस मेथड गिव्स थिकर सेक्शन तो लेस इकोनॉमिकल। थिकर क्यों? क्योंकि देखो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कंक्रीट पे है वो कितना है, 3 का, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका स्टील पे कितना है, 1.78 का। ठीक है, तो हम कम स्ट्रेस तक ले गए। इसमें जो आपका कंक्रीट और स्टील है उसमें जो स्ट्रेस है अगर समझ लो सिग्मा 1 है यहाँ पे स्ट्रेस। ठीक है, कंक्रीट पे, और आपका एलएसएम में एफओएस ऑफ कंक्रीट कितना है, 1.5। ठीक है, 1.5 का एफओएस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सिग्मा 2 हो गया। तो देखो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, तो ऑब्वियसली सिग्मा 2 जो है वो सिग्मा 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो मटेरियल है अपने हमारे बीम के, वो ज्यादा स्ट्रेस झेलने के लिए डिजाइन हो रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस झेल सकते हैं वो। ठीक है, उनका यूज ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें जो आपका सेक्शन होगा वो थिनर होगा। ठीक है, उसमें हमें कम कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट डब्ल्यूएसएम में हमें ज्यादा कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए डब्ल्यूएसएम इज लेस इकोनॉमिकल। ठीक है, एलएसएम में लोड एफओएस कितना होता है वो अभी हम लोड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे लास्ट में, वहां पर आपको पता लगेगा। लोड एफओएस कोई फिक्स नहीं है, उसमें लाइव लोड और डेड लोड होगा तो अलग एफओएस यूज होता है, डेड लोड और अर्थक्वेक लोड या विंड लोड होगा तो उसमें अलग एफओएस यूज होता है। ठीक है ना, चलिए। और बाकी देखो अभी यार 2 मिनट में ना ये वीडियो एक्चुअली एंड हो जाएगा, 40 मिनट का वीडियो होता है, तो मैं फिर से सेशन 2 के लिए एक लिंक शेयर करूंगा, सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लेंगे उसको। ठीक है ना, चलिए हम 2 मिनट में देखते हैं कितना और कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको याद है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या था, जैसे अगर 100 सैंपल्स है आपके, ठीक है ना, उसमें से वो स्ट्रेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 फेल हुए उसको क्या कहते थे हम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते थे। ठीक है, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा है कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट वैल्यू ऑफ लोड व्हिच हैज अ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड। मतलब समझ लो कि हमारा लोड है 100 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, नहीं 100 किलोमीटर मत मानो लोड को, मानो कि हम लोगों ने देखा कि डे 1 में हमारे बिल्डिंग पे 100 किलोमीटर लोड आया। ठीक है, डे 2 पे हमारा 110 किलोमीटर आया। ठीक है, डे 3 पे हमारा 105 किलोमीटर आया, ऐसे बहुत सारे हमने 100 दिन तक देख लिया। ठीक है, तो हम लोग इसमें से देखेंगे ऐसा कौन सा लोड का वैल्यू है, ऐसा कौन सा लोड का वैल्यू है जो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन एक्सीड हुआ। उन 100 दिन में से सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ऐसा था कि जब वो लोड वैल्यू जो है ना वो एक्सीड हुआ। समझ लो कि हमारे 100 दिन में 120 किलो न्यूटन से ज्यादा का लोड सिर्फ और सिर्फ 5 डेज या उससे कम था। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 डेज हमारा जो लोड था वो 120 किलोमीटर से ज्यादा था। ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड। हाँ, मोहम्मद आरिफ अंसारी, पार्शियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, जब आगे जाके हम फैक्टर सेफ्टी की बात करेंगे फॉर स्टील, फॉर कंक्रीट और फॉर लोड, उसके बाद समझ में आएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है कंक्रीट के लिए, कितना होता है स्टील के लिए और कितना होता है लोड के लिए। ठीक है, चलिए हम इसी स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, ये क्लास एंड हो रही है, मैं सेशन 2 का लिंक अभी भेज रहा हूँ ग्रुप पे, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए ये क्लास एंड हो रही है अभी। ठीक है, चलिए सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता था, जैसे हमने 100 सैंपल्स लिए। ठीक है, 100 सैंपल्स लिए, उसकी टेस्टिंग करी, तो वो स्ट्रेस का वैल्यू जिसमें 100 में से सिर्फ 5 या उससे कम सैंपल्स फेल हुए तो क्या बोलते थे हम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक लोड उसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, आपने 100 डेज तक एक बीम या एक स्लैब आपने ऑब्जर्व करा। ठीक है, और आपने नोट किया कि डे 1 से लेकर डे 100 तक कितना कितना लोड आया उसमें।
ठीक है। उसके बाद आपको पता आपने उस ऑब्जर्वेशन से ये इन्फर किया कि कोई एक ऐसा लोड का वैल्यू है, ठीक है, समझ लीजिए 120 किलो न्यूटन। वो जो लोड का वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन या उससे कम बार वो एक्सीड हुआ है, ठीक है ना, उससे कम बार वो एक्सीड हुआ है, ठीक है। तो दैट वैल्यू ऑफ लोड विच हैज बीन एक्सीडेड लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल टाइम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है ना। जो मैंने हिंदी में बताया उसको मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी आपको क्या लिखना है आपके पेपर पे वो देख, अब चलिए अब शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि सारे आ चुके हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड, characteristic load is that value of load which has a 95% probability of not being exceeded, ठीक है ना। मैंने उल्टा बोला था, मैंने क्या था, characteristic load is that value of load which has only 5% or less probability of being exceeded, या फिर which has a 95 probability of not being exceeded during the lifetime of the structure, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी यार एनोटेशंस मत करो, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो characteristic load is that value of load which has a 95% probability of not being exceeded, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल बात में अगर तुम्हें कोई बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए बोलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ऐसे कौन सा लोड वैल्यू लेना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ 5% टाइम प्रोबेबिलिटी हो उसकी, उससे ज्यादा लोड आने की बिल्डिंग पे, वरना 95% चांसेस है कि आपका बिल्डिंग उस लोड पे सेफ रहेगा, ठीक है ना। वैसे 100 किलो न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन कैरेक्टरिस्टिक लोड है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, 150 पे डिजाइन कर दोगे, ठीक है। तो 100 किलो न्यूटन तो वैसे भी 100 किलो न्यूटन के सेफ रहने के चांसेस 95% थे, आपने एफओएस लगाकर 150 पे डिजाइन कर दिया तो आपका बिल्डिंग और भी ज्यादा सेफ हो गया, ठीक है। चलिए, in absence of any data, loads given in various standards shall be assumed to be a characteristic load, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि यार आपको एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें 100 रूम है, उसमें कुछ ऑडिटोरियम है, ठीक है। यार 2 लोड कंसिडर करते हैं हम, आप हमें आगे तो बढ़ने दीजिए, उसके बाद देखेंगे 2 लोड का 3 लोड भी कंसिडर करते हैं हम इसका, ठीक है ना। अब आगे आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है जिसमें आपके समझ लीजिए 20 उसमें किचन है, 30 उसमें ऑडिटोरियम्स हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स ऑफ रूम्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए कितना डेड लोड आएगा, कितना लाइव लोड आ सकता है उसमें, वो आपका इन आईएस कोड में गिवन है, ठीक है। आपको इन आईएस कोड से कोई यूज नहीं करना पड़ेगा, लोड सारे आप क्वेश्चन में गिवन रहेंगे पेपर में, बट वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर आगे जाके आप कभी कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो आपको इन आईएस कोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। डेड लोड का क्या वैल्यू आपको लेना है, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड, ठीक है, लाइव लोड का क्या वैल्यू लेना है, विंड लोड का क्या वैल्यू लेना है, ठीक है। स्नो लोड आपका आपका अगर कहीं आप स्नो गार्डन एरिया से बना रहे हो, शिमला में बना रहे हो, कहीं बना रहे हो बिल्डिंग, ठीक है, वहाँ पे आपको स्नो लोड यूज होगा। अर्थक्वेक लोड देखो यार, दिल्ली में जैसे दिल्ली जोन 4 है, तो आपको बिल्डिंग बनाने के लिए अर्थक्वेक लोड कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना कंसिडर करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब आपके उसमें नहीं है, आपको अभी यूज नहीं करना, बट आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा आईएस कोड आप उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। बाकी अगर अर्थक्वेक लोड से कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें अर्थक्वेक लोड वगैरह गिवन रहेंगे, ठीक है, आपके लोड कॉम्बिनेशन में यूज करने के लिए, ठीक है। इन्हीं के लोड कॉम्बिनेशन बनते हैं, इन्हीं से बनता है हमारा लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो लोड कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन सा लोड कॉम्बिनेशन सीवियर होता है, वो सब अभी तो लोड कॉम्बिनेशन को डिफाइन करूंगा और उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलो। डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, 2 एफओएस होते हैं, एक आपका मटेरियल पे लगता है और दूसरा आपका लोड पे लगता है, ठीक है। तो हम किस वाले की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की, ठीक है ना। आपका जो एलएसएम में एफओएस होता है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 जो हम मटेरियल पे लगाते हैं, ठीक है, मटेरियल पे, ठीक है ना, और पार्ट 2 जो हम लगाते हैं लोड्स पे, ठीक है, लोड्स पे, इसलिए इन दोनों क्या बोलते हैं हम, पार्शियल पार्शियल। दोनों एफओएस के कॉम्बिनेशन में ही डिजाइन होगा आपका, ठीक है, तभी जाके एलएसएम का पूरा एफओएस आप यूज करोगे, ठीक है। आप अगर सिर्फ मटेरियल का एफओएस यूज कर रहे हो
या सिर्फ लोड का एफओएस यूज कर रहे हो तो वो इंडिविजुअली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है ना। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है ना। चलिए, the strength of any material obtained in a structure is always less than the characteristic strength of the material, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कोई क्यूब टेस्ट किया, ठीक है, आपने कोई क्यूब टेस्ट किया, ठीक है, ये आपका क्यूब है, आपने इसको टेस्ट किया, एक मिनट, ठीक है, आपने कोई अगर क्यूब टेस्ट किया अपने टेस्टिंग मशीन में, आपने देखा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20, ठीक है, बट क्यूब का साइज कितना होता है, क्यूब का साइज तो आपका 150 क्रॉस 150 होता है ना, 150 क्रॉस 150, और बीन का साइज तो ज्यादा होता है ना। तो जितना साइज बड़ा होगा उतना ही उसका क्वालिटी कंट्रोल करना टफ होगा, है ना। इसलिए उसके साइज की वजह से हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, ठीक है, कि अगर वो 20 किलो न्यूटन को झेल सकता है, तो अगर उसका साइज बड़ा होगा तो हम उस पर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद डिजाइन करने के लिए एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा जितना भी छोटा होगा साइज उसका, उतना ही उसका उस पर क्वालिटी कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा, ठीक है। जितना उसका साइज बढ़ता जाएगा उतना ही उस पर क्वालिटी कंट्रोल करना मुश्किल होगा, ठीक है ना, समझे। तो इसलिए जो हमारा डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होता है कंक्रीट में, हम उसमें उसका साइज हमारे टेस्ट स्पेसिमेन मतलब हमारा क्यूब, उससे ज्यादा होता है उसका साइज, ठीक है ना। इसलिए हम उस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द वर्कमैनशिप और द क्वालिटी कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा, ठीक है। The reduced value of strength, which is obtained by applying partial safety factors to the characteristic strength, is called design strength of the material. अच्छा, आपको डिजाइन लोड समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट, हाँ। देखो डिजाइन वैल्यू क्या होता है, समझ लो कि, चलो मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ, आगे जाके और समझेंगे। समझ लो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो आया है कंक्रीट का, वो आया है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। डिजाइन के लिए क्या यूज करेंगे, डिजाइन के लिए हम एलएसएम में यूज करते हैं 0.45 FCK, ठीक है। तो ये 0.45 टाइम्स जो हम इनटू कर रहे हैं इससे, वो हम इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया है हमने इसके मटेरियल पे, ठीक है। देखिए वैसे हमें पता है कि क्यूब की वजह से हम लोग, क्यूब जो है उसका 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक स्ट्रेस झेल सकता है, ठीक है ना। पर क्यूब का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, और बीम का, कॉलम का, स्लैब का साइज क्यूब के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका मेंबर होगा उतना ही उसमें क्वालिटी कंट्रोल कम होगा, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए हम उस पर एक 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, ठीक है। और डिजाइन करने के लिए हम एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.5 का कंक्रीट पे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1.5 इंटू 1.5, 2.25 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लगा दिया कंक्रीट पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर एफ सी के डिवाइडेड बाई 2.25 करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका 0.45 एफ सी के। तो ये जो 0.45 एफ सी के है, ये आपका डिजाइन स्ट्रेस का वैल्यू है फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस का वैल्यू फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे और डिजाइन स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाने के बाद आता है, ठीक है। कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपका 2.25 का है, ठीक है। ये स्लाइड खत्म होता है, अब कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं, एक मिनट सर, ये 0.45 कैसे आया, 1.1 डिवाइडेड बाई 2.25 यार, ठीक है ना, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो एफ डी इज इक्वल टू एफ अपॉन आर एम, ठीक है ना। ये आपका एफ है, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो आपका होता है, ठीक है। स्टील के लिए क्या होता है एफ वाई, कॉन्क्रीट के लिए क्या होता है एफ सी के, ठीक है। और आर एम आपका है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कॉन्क्रीट के लिए क्या होता है 1.5 और इंटू 1.5, एक साइज के लिए होता है और एक डिजाइन के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको कभी भी
क्वेश्चन में पूछता है कि डिफाइन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, तो उसमें आपको कंक्रीट के दोनों पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को एक्सप्लेन करना है, और स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है 1.15, ठीक है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, हाँ बिल्कुल यार, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज 0.45 एफसीके, ठीक है। जैसे आपका डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डब्ल्यूएसएम में क्या था, एफसीके बाई 3, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.3 एफसीके, ठीक है। तो वहां पे हम कंक्रीट को डिजाइनिंग में कितने स्ट्रेस तक ले गए, 0.3 एफसीके तक। बट यहाँ पर हम डिजाइन में कंक्रीट को कितने स्ट्रेस तक ले जा रहे हैं, 0.45 एफसीके, समझ रहे हो, ठीक है ना, ये डिफरेंस है, ठीक है। और वहां पर हम लोग स्टील में कितना एफओएस दिया था 1.78, यहाँ पर कितना एफओएस दिया है 1.15, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टील में और कंक्रीट में दोनों में ही जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो डब्ल्यूएसएफ के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टील और कंक्रीट को ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस करते हैं उसको, ज्यादा यूज करते हैं उसके मटेरियल को, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल क्यों है आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शुड बी टेकन एज 1.5, ठीक है। 1.5 है कंक्रीट का, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा है आपका जो डिजाइनिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, वरना डिजाइनिंग के पहले भी कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं हम कितने का 1.5 का, ठीक है। ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन, और ये क्या था फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर साइज, ठीक है ना, साइज के लिए। तो हम कंक्रीट पे दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाते हैं, कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ राजीव, ठीक है। तो साइज के लिए फैक्टर सेफ्टी लगाया ना 1.5 का, और डिजाइन के लिए फैक्टर सेफ्टी लगाया 1.5 का। तो 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है 2.25, ठीक है। टोटल एफओएस कितना हो गया 2.25 का, तो डिजाइन वैल्यू कितनी हो गई एफ सी के डिवाइडेड बाई 2.25, कितना आएगा 0.45 एफ सी के। राजीव यादव कैलकुलेटर में देखो 0.446 आएगा, बट वो 0.45 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका कंक्रीट का क्या हो गया डिजाइन स्ट्रेस, क्या हो गया डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। और स्टील के लिए कितना यूज करते हैं 1.15, स्टील के लिए कंक्रीट से कम एफओएस है, ये तो हमने डब्ल्यूएसएम में भी डिस्कस किया था क्यों होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर स्टील पे आप 1.15 का एफओएस लगाएंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए, आपका 0.87 एफ वाई आएगा, कितना आएगा 0.87 एफ वाई, ठीक है ना। तो 0.87 एफ वाई आपका डिजाइन स्ट्रेस फॉर स्टील है, और 0.87 0.45 एफ सी के आपका है डिजाइन स्ट्रेस फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, कंक्रीट में चांसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज्यादा होता है क्योंकि कंक्रीट आपका हमेशा फील्ड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अब पहले हमने क्या बात किया डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस, वहां पर हमने किस चीज की बात करी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड, ठीक है। हम लोड पे भी एफर्ट्स लगाएंगे, तो इसलिए उसको भी हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड ही बोलते हैं। पहले हमने किसकी बात करी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेसेस, और हम किसकी बात कर रहे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ठीक है। तो हमने मटेरियल के स्ट्रेस पे एफर्ट्स लगा दिया और लोड पे भी एफर्ट्स लगा दिया, ठीक है। ये जो लोड पे फोर्स लगा रहे हैं कहाँ कॉन्सेप्ट है बताओ, यूएलएम का है कि नहीं, अल्टीमेट लोड मेथड में लगाया था हमने, ठीक है। तो इसलिए एलएसएम को हम एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं डब्ल्यूएसएम का और यूएलएम का, ठीक है ना। तो समझ लीजिए ये आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड है, कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात हुई थी ना अभी, आपको किसी ने बता दिया वहाँ के डिजाइनर ने कि 100 किलोमीटर जो लोड है 95% चांस है कि ये एक्सीड नहीं होगा, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक लोड है, इस पे आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने इस पे लगा दिया, ठीक है। समझ लीजिए कि 1.5 है, ठीक है। तो आपका डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड क्या हो गया जिसके लिए आप डिजाइन करोगे वो कितना हो गया 150 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक लोड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड लगा रहे हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन से आपका क्या आता है आंसर डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड, ठीक है। इसके लिए हम जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, किसी का डाउट आया है सर 1.5 को दो बार इन तो किया,
देखो मैंने बताया ना, दो फैक्टर, देखो एक तो यार हमें 1.5 का फैक्टर सेफ्टी लगाना ही पड़ेगा साइज के लिए, ठीक है। देखिए आप समझ लो एक क्यूब है, ठीक है, वो 150 mm साइज का है। उस पे तो क्यूब क्यूब के डिजाइनिंग में क्या है यार, उसका जो मोल्ड होता है उसमें आपने कंक्रीट डाला, सूख गया, 28 डेज तक आपने उसको पानी में डाला, ठीक है, पानी में डाला, उसके बाद हमने टेस्ट कर लिया उसको, ठीक है, टेस्ट कर लिया, स्ट्रेंथ आ गई उसकी एफसी के, ठीक है। बट यार जो बीम होता है, बीम तो यार बहुत बड़ा होता है ना, बीम तो बहुत बड़ा होता है, तो उसका कांस्टेंट क्योरिंग करना, उसकी देख रेख करना, उसका ये देखना कि उसमें इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, या बहुत ज़्यादा हीट हो गई, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया वो, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन को सब्जेक्ट होता है ना, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट एज द साइज ऑफ द मेंबर इंक्रीजेस, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए हम एक 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर साइज, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर साइज, ठीक है, ये लगा दिया। अब डिजाइनिंग के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना ही है हमें, है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ साइज के लिए है, ठीक है। और एक हम डिजाइनिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, वो भी क्या कितना होता है 1.5, ठीक है। तो 1.5 आपका एफओएस डिजाइन हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइनिंग, ठीक है। और एक आपका साइज के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा हुआ था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर साइज, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.25 बन जाएगा, ठीक है ना, समझे। चलिए आप कोई और डाउट भी है क्या सर, आप मेरे को मिलके खोलोगे, रुको यार तुम्हारा माइक खोलता हूँ। बाकी यार ट्राई करा करो यहाँ पर बोलने का यार, माइक ओपन, अब तुम्हारा माइक ओपन करने में थोड़ा टाइम जाएगा ना, बोलो यार राजीव। बोलो। हेलो हाँ राजीव बोलो। हेलो हाँ राजीव मैं सुन सकता सर। तुम्हें। सर मैं ये कह रहा था, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपना क्या फॉर्म होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है ना। हम्म। हेलो। हाँ 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 तो जैसे अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, आप 1.5 × 1.5 कर रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो सर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि अल्टीमेट स्ट्रेस तो अपना अकॉर्डिंग टू आई 456 पेज नंबर 38.1 का सी क्लॉज पढ़ना सर एक बार, उसमें ना 0.67 दे रखा है, तो हम 0.67 को उसके वर्किंग स्ट्रेस में बोले तो 1.5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा वो तो आ जाएगा 0.45 एफसी के। तो वही तो मैंने बोला यार, 0.45 सीखे तो बोला था मैंने अभी तक। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस करते ना हम। देखो अल्टीमेट स्ट्रेस आपका हेलो। एफ सी के है, अल्टीमेट स्ट्रेस आपका एफ सी के है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 0.67 एफ सी के कैसे होता है, 1.5 से डिवाइड करोगे तो 0.67 एफ सी के आएगा, ठीक है। ये किससे लगाया हमने, साइज के लिए, क्योंकि साइज बड़ा अच्छा होता है बीम का क्यूब से, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर शिफ्ट लगाते हैं हम डिजाइन के लिए, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 0.45 एफ सी के, अच्छा। ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेप, ठीक है ना। आप कंक्रीट का तो स्ट्रेस बट हमें एक्चुअल में तो वही देगा 0.67 ना। हाँ हाँ 0.45 ही यूज करते हैं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करा था 0.45 तक कैसे पहुंचे, बस। ये एक्सप्लेनेशन का कोई वो नहीं है, यूज नहीं है, आपको बस 0.45 एफ सी के डिजाइन में यूज करना है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब ये कहता हूँ, जैसे देखो एक मिनट यार, सर, मैं एक ये कहता मिनट, हूँ डायरेक्ट, जैसे कि जो होता एक है ना मिनट हमारा रुको रुको, अल्टीमेट स्ट्रेस। मैम कुछ बोल रही है, रुको रुको, मैम कुछ बोल रही है, यस मैम आपको अभी करता हूँ। Yeah. Can you hear? ठीक है मैम। Yeah. तुषार मेरी आवाज आ रही है? यस मैम बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। हाँ राजीव, ऐसा है देखो, जो एफसी के है वो कर्व है क्यूब का, अगर आप कंक्रीट का जो कि लैब में टेस्ट करते हो, ठीक है। तो जो लैब में जो टेस्टिंग होती है और जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है, हाँ ये वाला, थैंक यू, इसमें दोनों में अंतर है। ये जो ऊपर वाला कर्व है वो क्यूब टेस्ट से आया है, राइट। आईएस कोड कहता है कि कंक्रीट में क्योंकि चांसेस ऑफ वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर का मतलब कुछ भी,
कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे बीम, कॉलम, उसका कोई भी एलिमेंट हो, वो हम एफसी के ना लेकर 0.67 एफसी के लेंगे। यानी कि जो कर्व हम लेंगे, राइट, जिसपे आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाएंगे, वो एफसी के नहीं है, वो 0.67 एफसी के है। ये जो कोड एज्यूम कर रहा है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस also in size as well as other aspect, कि आप क्यूब की स्ट्रेंथ को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के साथ किसी तरह से कोरिलेट करना चाहते हैं। तो आप ये कहते हैं कि भाई हमारे स्ट्रक्चर में एफसी के नहीं होगा, जबकि 0.67 एफसी के होगा, जो कि ये दूसरा नीचे वाला कर्व है। तो अब आप एफसी के को भूल जाओ, राइट। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो है 0.67 एफसी के, जिसकी की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसी के ना होकर 0.67 एफसी के जनरेट होगी स्ट्रक्चर में। अब आप इसके ऊपर 1.5 जब लगाएंगे तो फिर आपके पास 0.446 या 0.45 एफसी के आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो कर्व है वो जो क्यूब स्ट्रेंथ वाला है वो एफसी के है, राइट, मगर उसमें स्ट्रक्चर को कोरिलेट किया है उसने क्यूब के साथ में कि भाई स्ट्रक्चर में एफसी के नहीं होगी, उसमें मैं लिमिट करूंगा 0.67 एफसी के। ये कोड कहता है, कोड कहता है बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूब, या फिर आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, दोनों के प्रोडक्शन में बहुत अंतर है। ये चीज हम स्टील के केस में क्यों नहीं कहते? आप ये सवाल कर सकते हो कि मैडम स्टील में क्यों नहीं आपने ये बोला। तो स्टील में हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि स्टील में जो टेंसाइल टेस्ट होता है बेटा, वो होता है रॉड के ऊपर, राइट। आपने अगर टेंसाइल टेस्ट स्टील का किया हो तो वो स्पेसिमेन वैसा ही होता है जैसे कि आपकी टेंसाइल बार होती है, सर्कुलर होता है। तो उसमें स्ट्रक्चर में भी वही चीज लगाई जा रही है जो कि लैब में टेस्ट किया जा रहा है। तो इसलिए वहां पर हमें कोई और अलग से स्ट्रक्चर और स्पेसिमेन को कोरिलेट करने के लिए कोई दूसरे कर्व की जरूरत नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो 0.67 एफसी के है, प्रैक्टिकली यही स्ट्रेंथ है आपके स्ट्रक्चर में। और स्टील में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर सेम तरह का स्पेसिमेन यूज होता है लैब टेस्ट में, जैसा कि आपकी बार होती है, राइट। तो वहां पर इसलिए हम दो ही कर्व लेते हैं, एक लेते हैं एफ वाई वाला और उसके ऊपर 1.15 का फैक्टर लगाकर आप सीधा डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल लेते हो। अब यहाँ पर तीन हो गए, एक क्यूब का, दूसरा स्ट्रक्चर का और तीसरा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाकर, ठीक है। चलो ओके, तुषार कर दो अनम्यूट भाई। ओके मैम। तो राजीव यार आपको समझ में आ गया है, और ये जो आपका कर्व में यहाँ पे जो मैम ने एक्सप्लेन किया ये पेज नंबर 69 पे है, ठीक है ना। आपका पहला आपका क्यूब के लिए है, ये आपका स्ट्रक्चर पे होता है, और ये हम डिजाइन के लिए उसको 1.5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है सबको। तो सर हम डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेटेड, हाँ ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेटेड 0.67 एफसी के पर 1.5 कर सकते हैं, बिल्कुल यार, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए तो मैं शेयर करता हूँ पीपीटी को, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ठीक है। तो डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड, अब समझ गए हो, कैरेक्टरिस्टिक लोड पे आपका फैक्टर 60 लगाकर हम डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड को डिराइव करते हैं और उसी को डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमने दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात कर ली, एक हमने मटेरियल सिस पे लगाया, कंक्रीट पे, स्टील पे, और एक पार्शियल सेफ्टी हमने किस पे लगाया, लोड पे, ठीक है। इसलिए इनको पार्शियल बोलते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा एलएसएम का एफओएस बनता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब कितना फैक्टर सेफ्टी होता है लोड पे वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब ये देखो, ये है मेन, जिनको भी डाउट आ रहा था, पेज नंबर 68 टेबल 18 आपका IS 456 खोल लीजिए, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, समझ लीजिए आपका डेड लोड है आपका 5 किलो न्यूटन का, लाइव लोड है 10 किलो न्यूटन का, और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, ठीक है। जो भी ज्यादा होगा उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। विंड और अर्थक्वेक को हमेशा साथ साथ नहीं मानते, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं मानते कि तूफान के साथ भूकंप भी आ गया, ठीक है। इसलिए हम या तो विंड लोड लेंगे या तो अर्थक्वेक लोड लेंगे, ठीक है। समझ लीजिए आपका विंड लोड है 5 का और अर्थक्वेक लोड 10 का, तो क्या लेंगे हम, 10 किलो न्यूटन, ठीक है।
तो मैक्सिमम ऑफ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड हमने मान लिया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे डेड लोड और लाइव लोड का, ठीक है, जिसमें क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, डेड लोड पे 1.5, लाइव लोड पे 1.5, ठीक है। तो 5 + 10 कितना हो गया, 15, 15 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, ये 22.5 आ गया पहले कॉम्बिनेशन से, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन से इतना लोड आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब आपका अगर हम ये लेंगे डेड लोड और विंड लोड, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है, डेड लोड और विंड लोड का, ठीक है। तो ये 0.9 कब होता है बता दूंगा आपको, फिलहाल ये 1.5 मानते हैं, ठीक है। 1.5 डेड लोड पे है, लाइव लोड यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, और विंड लोड 1.5, ठीक है। डेड लोड और विंड लोड एक साथ लिया है, लाइव लोड नहीं लिया है इसमें, बताओ क्यों? क्योंकि अगर अर्थक्वेक आएगा या साइक्लोन आएगा या तूफान आएगा तो बिल्डिंग तो ऑब्वियसली इवैक्यूएट कर ही देंगे लोग, तो लाइव लोड की आशंका उसमें कम है, ठीक है। तो डेड लोड और विंड लोड को एक साथ लिया, ठीक है। विंड लोड कितना है 10 का, डेड लोड कितना है 5 का, ठीक है। तो कितना आया 22.5, इससे भी आ गया, तो सेम सेम आ रहा है। रुको एक काम करते हैं, विंड लोड को मैं अलग मानता हूँ, ठीक है, विंड लोड को मैं अलग मानता हूँ, विंड लोड को मैं मान लेता हूँ, विंड लोड को भी 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 5 + 5 10, 10 इंटू 1.5 15 किलोमीटर आ गया हमारा दूसरे से, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सब एक साथ ले लिया हमने, ठीक है, सारे एक साथ ले लिया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कम ले लिया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, इसके चांसेस कम है कि आपका लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड सब एक साथ लग जाए बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि अर्थक्वेक हो तो इवैक्यूएशन होगी, इवैक्यूएशन होगा तो लाइव लोड कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जब हम तीनों को एक साथ लेते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम कर देते हैं, ठीक है। तीनों में 1.2 है, कितना होगा 5 + 10 + 5 कितना हो गया 20, 20 इंटू 1.2 कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर। तो मैक्सिमम कितना हुआ 24 ही हुआ ना मैक्सिमम, तीनों में से मैक्सिमम किसमें आया 24। तो हम इसके लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। सर लिमिट से सर्विसिबिलिटी में वर्किंग लोड लेना है तो उसमें लगाना के लिए एफओएस क्यों दे रखा है टेबल में? यार वो सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि यार फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 1 होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें देखोगे जब डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एक साथ काम कर रहे हैं तो लाइव लोड और विंड लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कम हो गया है, ठीक है ना, 0.8 हो गया है, ठीक है। और डेड लोड पे 1 हो गया है, क्योंकि सर्विसिबिलिटी क्या होता है, सर्विसिबिलिटी होता है डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन कब होगा, आपका डिफॉर्मेशन सडनली तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन के लिए उस लोड को टाइम चाहिए, तो सबसे ज्यादा टाइम किस लोड को मिलता है बिल्डिंग पे, डेड लोड को। इसलिए जब आप डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड को एक साथ लेते हैं तो हम लोग डेड लोड पे सबसे ज्यादा एफओएस रखते हैं, वो है 1, और लाइव लोड और विंड लोड का एफओएस 0.8 रखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टीज है, और लोड कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करना है, कैसे आपको मैक्सिमम लोड देने वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है वो समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के वैल्यूज दिए होंगे, आपको इस टेबल को यूज करके सबसे सीवियर लोड कॉम्बिनेशन, सबसे सीवियर लोड कॉम्बिनेशन हमारे एग्जाम्पल में कौन सा था, थर्ड वाला, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, जिससे हमारा 24 किलोमीटर का लोड आया था, ठीक है ना। चलिए ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी किसी को डाउट है? देखो राजीव, मैंने बताया ना कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों का एक साथ आना, एक साथ आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अर्थक्वेक लोड और विंड लोड में से जो मैक्सिमम होता है उसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल यार, अगर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड इस कॉम्बिनेशन का लोड सबसे ज्यादा आया तो इसको यूज करेंगे। अगर डेड लोड प्लस विंड लोड कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा लोड देता है तो वो यूज करेंगे। इन तीनों में से जो भी लोड कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा लोड देगा, द मैक्सिमम लोड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री विल बी यूज फॉर डिजाइनिंग, ठीक है ना। ठीक है, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैसे हम इन 3 लोड कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके अब एग्जाम दोगे उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, ठीक है ना। आपको 3 लोड वैल्यूज दे देंगे, बोलेंगे बताओ स्ट्रक्चर का, हाँ अर्थक्वेक लोड इसमें नहीं है, अर्थक्वेक लोड नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, ठीक है, बट अर्थक्वेक लोड आपका वैसे क्वेश्चंस में गिवन रहता है, ठीक है। हाँ टेबल में नहीं है पता है मेरे को, बट अर्थक्वेक लोड अगर
मैं वैसे बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें अर्थक्वेक लोड, विंड लोड अगर दोनों गिवन होता है तो उसमें हम दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, उसको बताने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कैसे आया था आप देखिए, लाइव लोड का वैल्यू है 10, डेड लोड का वैल्यू है 5, विंड लोड का वैल्यू है 5। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो मैक्सिमम है वो 5 है। ठीक है, तो इनके वैल्यूज आप पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए उनके रिस्पेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, और जो आंसर आएगा वो है, पहला है 22.5, पहले का आया 22.5, दूसरे का आया 15, तीसरे का आया 24। ठीक है ना, ठीक है ना। मैं फिर बोल देता हूँ, लाइव लोड हमारा 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर मान लो। ठीक है, यूडीएल है। ठीक है, विंड लोड हमारा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और डेड लोड है हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है, डेड लोड बता दिया, लाइव लोड बता दिया, विंड लोड बता दिया। ठीक है, पहले में सिर्फ डेड लोड लाइव लोड यूज होगा, तो डेड लोड की वैल्यू डालिए, लाइव लोड की वैल्यू डालिए, दोनों को प्लस कीजिए, फिर उसमें एफओएस लगाइए। ठीक है ना, लाइव लोड के लिए 1.5 का एफओएस लगाओ, डेड लोड के लिए 1.5 का एफओएस लगाओ, दोनों को प्लस करो और देखो कितना लोड आया। ठीक है, दूसरे में डेड लोड प्लस विंड लोड है, तो डेड लोड में 1.5 का फैक्टर सेफ्टी लगाओ, विंड लोड में 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओ, दोनों को ऐड करो और देखो कितना लोड आया। ठीक है, तीसरे में डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डेड लोड में 1.2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लाइव लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओ 1.2 का, विंड लोड में भी लगाओ, तीनों को ऐड करो और जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो मान लो इससे वैल्यू आया ए, इससे वैल्यू आया बी, इससे वैल्यू आया सी। ठीक है, तो ए बी सी में से जो मैक्सिमम होगा, तो हमारा मैक्सिमम लोड होगा ए बी सी में से, उसके लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे डेड लोड प्लस विंड लोड वाले कॉम्बिनेशन में, डेड लोड में एक तो 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और एक 0.9 का भी है। 0.9 का तब होता है जब आपका जो विंड का एक्शन है, उसके ऑपोजिट है डेड लोड का एक्शन। ठीक है, मतलब अगर विंड उसको, समझ लो अगर ये बिल्डिंग है और विंड इसको इस साइड ले जा रही है, इस साइड मूवमेंट लगा रही है विंड, तो डेड लोड ऐसा होगा उसमें कि डेड लोड का मूवमेंट उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है ना, अगर विंड लोड उसको इस साइड ले जा रही है तो डेड लोड उसको इस साइड ले जा रही होगी। ठीक है, तो डेड लोड का क्या है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है डेड लोड का, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो एफओएस फॉर मटेरियल, पार्शियल एफओएस फॉर मटेरियल मतलब कंक्रीट या स्टील, एंड पार्शियल एफओएस फॉर स्टील और फॉर लोड, दोनों की हमने बात कर ली है। स्टील के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, कंक्रीट के लिए 1.5। कंक्रीट में स्ट्रक्चर में स्ट्रेस कितना होता है 0.67 एफसी के, और डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 0.45 एफसी के। ठीक है ना, और डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, और यही कॉम्बिनेशन होते हैं, यही 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको कोई अलग से कॉम्बिनेशन नहीं बनाना अपना, यही 3 कॉम्बिनेशन जो IS कोड प्रिस्क्राइब्ड है, यही कोलैप्स के लिए और यही सर्विसेबिलिटी के लिए यूज होगा। ठीक है ना, तो लाइव लोड में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, डेड लोड में कितना है, और जब कॉम्बिनेशन के साथ उनके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे वेरी करते हैं, वो सारे इस टेबल में गिवन है, टेबल 18 पेज 68। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क करवा रहा हूँ, आप पेंसिल से मार्क करते रहिए, आपको याद होना चाहिए एग्जाम में कि आपको कौन सा टेबल प्रिफर करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए, तो हमने आज एलएसएम का क्या क्या पढ़ा, हमने एलएसएम का इंट्रोडक्शन, एलएसएम डब्ल्यूएसएम में डिफरेंस, एलएसएम कैसे यूएलएम और डब्ल्यूएसएम का कॉम्बिनेशन है, और एलएसएम में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेसेस एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए, बता तो दिया 0.9 का यार मैंने, 0.9 तब यूज करते हैं जब आपका ओवरटर्निंग, जब आपका बिल्डिंग ओवरटर्न हो रहा है या स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल, मतलब आपका डेड लोड जब डेड लोड आपका विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के अगेंस्ट काम करे, समझ रहे हो, मतलब स्ट्रेस रिवर्सल हुआ तो विंड लोड जहां से काम कर रहा था पहले, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से काम कर रहा है, तो अगर विंड लोड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा तो डेड लोड उसके अगेंस्ट काम करेगा। देखिए, जैसे ये बिल्डिंग है, समझ लो, मोटा मोटा समझो, ये समझ, जैसे अगर विंड लोड आपका ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो विंड लोड आपका ऐसा मूवमेंट बना रहा है। ठीक है, ये लीवर आर्म हो गया विंड लोड का। ठीक है, और डेड लोड आपका सीजी पे काम कर रहा है। ठीक है, ये डेड लोड का लीवर आर्म हो गया। ठीक है,
तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से ये ओवरटर्न हो सकता है, इस पॉइंट से बिल्डिंग ऐसे गिर सकती है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट डेड लोड ऐसा मोमेंट लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, विंड लोड के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, विंड लोड ऐसा बेंड करना चाह रहा है, डेड लोड ऐसा बेंड करना चाह रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट हो गया, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट हो गया ना डेड लोड का। तो ये कुछ कुछ बहुत ही कम केसेस होते हैं जब डेड लोड आपका स्टेबलाइजिंग फैक्टर बनता है, ठीक है। तो ये 0.9 का एफओएस जो है वो बहुत कम यूज होता है, ठीक है। आपका बेसिकली 1.5 ही हमेशा यूज होता है, ठीक है। 0.9 कहाँ यूज कर सकते हैं हम आगे जाके देखेंगे क्वेश्चन में यूज आया तो, वरना आपके 90% क्वेश्चन में 1.5 का ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेड लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, किसी का डाउट आया है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल यार, बिल्कुल आचल, ठीक है। और देखो मैम मैम कुछ कह रही है, ये वाला इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ IS 456 को गो थ्रू करना है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं, मेरे मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास आपका फ्राइडे को होगा, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को 11:30 को होगा, ठीक है। ओके मैम, अभी कोड शो करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो सब लोग ये पहले आई थिंक आई एम ऑडिबल ना? यस मैम, यस मैम। तो बेटा हाँ, तो कंटेंट्स में चले जाओ एक बार तुषार। हाँ, तो ये जो सेक्शन 1 है वो जनरल है, उसमें तो कुछ खास नहीं है, टर्मिनोलॉजीज हैं। सेक्शन 2 में मटेरियल्स, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है। इसमें कवर के बारे में भी मिलेगा आपको, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी मिलेगा, फॉर्मवर्क, क्यूरिंग, वर्केबिलिटी, इस सब के बारे में है, तो सबको ये पढ़ना है, राइट। इसके बाद हम सेक्शन 3 जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी जो सर बात कर रहे हैं लोड्स के बारे में, वो सब यहाँ पर है सेक्शन 3 में। So you start with section 1 and 2 and then slowly we will proceed towards section 3. तो ये आपका होमवर्क है, आपको पहले 2 सेक्शंस पढ़ने हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद सेक्शन 3 हम शुरू करेंगे जब डिजाइन शुरू करेंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स गोइंग टू फिनिश नाउ द टाइम, यस मैम। तो तुषार यू कैन कंक्लूड। ओके ओके मैम, ओके। ये क्वालिटी फर्स्ट 2 सेक्शन में क्वालिटी कंट्रोल के हैं, तो कोई पढ़ के आने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है हम डिस्कस करें क्लास में, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का अलग से क्लास रख लेंगे हम आगे जाके, ठीक है। बाकी अभी हम क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपका फ्राइडे को होगा। हाँ, सेक्शन 1 and 2 भी रीड, यस यस आर यू, सेक्शन 1 and 2 आप लोगों को रीड करना, ठीक है ना। चलिए, ओके। किसी को डाउट आया क्या? ओके, हो गया ना, ओके। असाइनमेंट या मैं एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा क्लास ग्रुप पे, उनका मेरे को मिल गया है, ठीक है ना। आपको पता लग जाएगा किस किस का मिला है, ठीक है। चलिए, मैं रिटर्न कर दूंगा असाइनमेंट, ठीक है ना, तो पता लग जाएगा किस किस का मेरे को मिल गया, ठीक है ना। चलिए।